विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेगा विपक्ष। बिहार विधानसभा चुनाव को दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। बिहार चुनाव में हुई धांधली के सबूत आ रहे हैं सामने। बिहार में दोहराया गया महाराष्ट्र मॉडल। बिहार चुनाव के नतीजे बेहद चौंकाने वाले रहे। विपक्ष को पूरी चुनावी प्रक्रिया पर पहले से ही शक हो रहा था। राहुल गांधी ने तो नतीजों को लेकर कहा भी कि हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। वैसे बिहार चुनाव के समय जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई थी, उसके बाद महागठबंधन के अंदर इस बात को लेकर चर्चा भी शुरू हो गई थी कि क्या चुनावों का बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग नियम बना रहा है, वोटर लिस्ट में बदलाव कर रहा है, वो सीधे सीधे बीजेपी को जिताने के लिए ही हो रहा है। राहुल गांधी तो ये बात पहले भी कह चुके हैं कि चुनाव आयोग का काम बीजेपी को चुनाव जिताना रह गया है। बीजेपी जिस राज्य को चाहती है, चुनाव आयोग वो राज्य बीजेपी को जिता देता है। विपक्ष सवाल नहीं उठाए, इसलिए कुछ राज्यों में चुनाव पूरी तरह से निष्पक्ष भी करा दिए जाते हैं। जहां चुनाव निष्पक्ष होता है, वहां झारखंड जैसा चुनाव नतीजा आता है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन की तरफ से चुनाव को लेकर बड़ा फैसला किया जा रहा है। चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करने की तैयारी है। इसके साथ ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाला है। तो क्या है विपक्ष का प्लान, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार चुनाव के नतीजों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी शुरू हो गई है और इसके लिए सबूतों को खंगाला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पूरी बिहार यूनिट को इस काम में लगा दिया है। सहयोगी दलों से भी मदद मांगी गई है। दरअसल बिहार के जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें वही पैटर्न दिखाई दिया है जो पहले हरियाणा में दिखा और बाद में महाराष्ट्र में। बिहार में तो वोट चोरी को लेकर विपक्ष ने पहले ही दिन से हंगामा काट रखा था। 6 नवंबर को पहले दौर की वोटिंग से ठीक पहले यानी कि 5 नवंबर को राहुल गांधी ने वोट चोरी का हाइड्रोजन बम फोड़ा था। हरियाणा चुनाव में हुई धांधली का खुलासा किया था और यह भी कहा था कि बिहार में भी वोट चोरी हो रही है। ऐसा नहीं था कि महागठबंधन इस वोट चोरी को आंख बंद करके देख रहा था। चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी। चुनाव प्रक्रिया के चलते सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये महागठबंधन को भी पता था। इसलिए वोट चोरी के सबूत सामने रखे जा रहे थे। चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो निष्पक्ष रहे। विपक्ष की सक्रियता का ही नतीजा था कि पहले जहां एनडीए नेता 225 सीटों पर जीत का दावा कर रहे थे, वो अपने आंकड़े बदलने लगे और 6 नवंबर आते आते जीत का नंबर 160 रह गया था। वोटिंग के बाद बीजेपी के नेता 140 सीटों पर जीत की बात कहने लगे। वो बात अलग है कि ये दावे खुलकर नहीं हो रहे थे। 11 नवंबर को जब दूसरे दौर की वोटिंग हो गई तो एनडीए नेताओं के चेहरे की हवाइयां उड़ रही थी, क्योंकि चुनाव के आंकड़े उसे डरा रहे थे। पिछले चुनाव की तुलना में 10% ज्यादा वोट डाले गए थे। अब महागठबंधन का कहना है कि ये वोट ज्ञानेश कुमार की मेहरबानी से डाला गया था। दूसरे राज्यों से बीजेपी के समर्थक बिहार की वोटिंग लिस्ट में जोड़े गए और बिहार का जो असली मतदाता था उसका नाम काट दिया गया, जिसके चलते बड़ा खेल हो गया। लेकिन इस खेल का अब खुलासा हो गया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। सबसे पहले हम हरियाणा चुनाव की ही बात करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव पिछले साल के आखिर में हुए थे। वैसे उम्मीद तो ये थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग ने पहले हरियाणा के चुनाव कराए, उसके नतीजे घोषित किए और करीब एक सप्ताह बाद महाराष्ट्र चुनाव का ऐलान कर दिया। हरियाणा में जब चुनाव हुए तो बीजेपी के नेता ही ये कबूल कर रहे थे कि इस बार उनके लिए 10 सीट जीतना भी मुश्किल है, क्योंकि पार्टी के उम्मीदवार प्रचार तक नहीं कर पा रहे थे। वोटिंग होने के बाद जब एग्जिट पोल सामने आए थे, हर किसी एग्जिट पोल में कांग्रेस की बड़ी जीत दिखाई गई, लेकिन वोटिंग के बाद अचानक ही बीजेपी नेता दावा करने लगे कि वो सरकार बनाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरा बंदोबस्त हो गया है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। तब तक कांग्रेस के नेता समझ नहीं पाए थे कि सैनिक किस बंदोबस्त की बात कह रहे हैं। लेकिन जब नतीजे आए तो हर कोई चौंक गया, क्योंकि बीजेपी ने सरकार ही नहीं बनाई बल्कि हरियाणा में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन भी किया, वोट शेयर के मामले में भी और सीटों के मामले में भी। यहां तक कि 2014 में जब बीजेपी की लहर हरियाणा में चल रही थी, उससे ज्यादा सीटें और वोट बीजेपी को 2024 में तब मिल गए जब बीजेपी के उम्मीदवार जनता की नाराजगी के चलते प्रचार तक नहीं कर पा रहे थे। लेकिन महाराष्ट्र में तो गजब ही हो गया। अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए। जिस वक्त पूरे देश में कांग्रेस पार्टी को छोड़ कोई दूसरी बड़ी पार्टी नहीं थी,
जब देश की जनता आंख बंद कर कांग्रेस का समर्थन करती थी, उस वक्त भी कांग्रेस को महाराष्ट्र में उतनी सीटें नहीं मिल पाई जितनी 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार को मिल गई। यहां तक कि 1984 में जब पूरे देश में कांग्रेस की लहर चल रही थी, तब भी कांग्रेस को 76% सीटें मिल पाई थी। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को 81% से ज्यादा सीट मिली, और वो भी तब जब 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन चुनाव हार गया था। और जैसे नतीजे महाराष्ट्र में सामने आए, ठीक उसी तरह के नतीजे बिहार में सामने आए हैं। यहां पर भी एनडीए 81% से ज्यादा सीट जीतने में कामयाब रहा है। अभी तक यही माना जा रहा था कि बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जनता का वोट ज्यादा मिलता है। बीजेपी के नेता भी ये दावा करते थे कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उनकी पार्टी को ज्यादा वोट मिलता है। लोकसभा चुनाव तो पूरा का पूरा एनडीए ही नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ता है। ऐसे में बीजेपी को जितना वोट लोकसभा चुनाव में मिलता था, विधानसभा चुनाव में इसमें कमी आ जाती थी। कम से कम 2014 से लेकर 2024 तक यही पैटर्न दिखाई दिया। लेकिन 2024 के बाद ये अचानक बदल गया है। अचानक लोकसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर जो वोट बीजेपी को मिलता था, विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेताओं के चेहरे पर उससे ज्यादा वोट मिलने लगा है। इसे लेकर सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या ये सब चुनाव आयोग और बीजेपी की मिलीभगत हो रही है। महाराष्ट्र और बिहार दोनों ही राज्यों में एनडीए को 81% से ज्यादा सीटें मिली हैं। दोनों ही राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा था। यानी बीजेपी ने महाराष्ट्र में जो मॉडल तैयार किया, उसी को बिहार में आगे बढ़ाया। और अब जिस तरह से पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के दूसरे नेता दावा कर रहे हैं कि अब पश्चिम बंगाल में भी जीतेंगे, और ये सिर्फ दावे नहीं है, बल्कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को किया जा रहा है, उसके बाद अगर महाराष्ट्र जैसे चुनाव नतीजे पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और यही कारण है कि विपक्ष चुनाव बहिष्कार पर विचार करने को तैयार दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र मॉडल की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ही विपक्ष की तरफ से वोटर लिस्ट में धांधली के आरोप लगाए गए थे। जैसे ही चुनाव आयोग ने फाइनल वोटर लिस्ट जारी की और चुनावों का ऐलान किया, विपक्ष की तरफ से खुलासा हुआ कि वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली हुई है। एक विधानसभा सीट पर 10,000 से लेकर 25,000 तक फर्जी वोट जोड़ दिए गए हैं। लेकिन जैसा कि पहले भी हम बात कह चुके हैं कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है, जिसके चलते विपक्ष की शिकायतों पर सुनवाई नहीं हुई। चुनाव आयोग तो पहले से ही विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं था, और अब जब नतीजे सामने आए तो वो सभी सीटें बीजेपी का नेतृत्व वाला गठबंधन जीत गया, जहां 25,000 से ज्यादा वोटों की हेराफेरी हुई थी। विपक्ष का दावा था कि इन सीटों की संख्या 105 थी और सभी की सभी बीजेपी और उसके सहयोगी जीत गए। और अब ये सब कुछ बिहार में दोहराया गया है। कांग्रेस की तरफ से उन 128 सीटों की सूची जारी की गई है, जहां एनडीए को मिली जीत और वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों के बीच के अंतर को बताया गया है। यानी 128 सीटें बीजेपी और उसके झोली में डालने का काम चुनाव आयोग ने किया है। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।